नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चीन में बढ़ते तनाव को लेकर पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ की बैठक, हालातों का लिया जायजा। अजीत डोभाल ने भी की मुलाकात। लॉकडाउन हटा तो दुनिया देख सकती है महामारी की दूसरी लहर, डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी, सभी देशों को अलर्ट रहने को कहा। कोरोना पर हमलावर हुई उत्तराखंड कांग्रेस, परेशानियों को बनाया मुद्दा, श्रमिकों और छोटे कारोबारियों के साथ किसानों की दिक्कतें बताई। मंगलौर में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से बड़ी सतर्कता, वार्ड नंबर 8 का एक मोहल्ला हुआ सील, 3000 लोग किए गए होम क्वारंटाइन। देहरादून के जंगलों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी, स्थानीय लोग कर रहे हैं मदद। उत्तराखंड में बदलने लगा मौसम का मिजाज, गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद। 28 मई से 3 दिनों तक उत्तराखंड में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये बीते जमाने की बात रह गई है, क्योंकि ना ही अब राम की गंगा मैली है और ना ही ये गीत मौजूदा गंगा हालातों पर फिट बैठता है। जी हां, कोरोना ने भले ही देश को मुसीबत में डाल दिया हो, लेकिन गंगा को मानो इस लॉकडाउन ने फिर से नया जीवन दे दिया हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी भले ही लोगों के लिए अभिशाप बन गई हो, लेकिन इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए देश में जो लॉकडाउन लगाया गया वो पर्यावरण के लिए वरदान साबित हुआ। एक तरफ जहां शहरों की आबोहवा शुद्ध हुई, वहीं नदियों की सेहत में भी काफी सुधार हुआ है। इसका एक नया नमूना गंगा जल में देखा जा सकता है। जिस मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार की सारी कोशिशें फेल हो गई थी, उसे 1.5 महीने के लॉकडाउन ने कर दिखाया है। लॉकडाउन में गंगा के पानी की गुणवत्ता बेहतर और शीशे की तरह साफ हो गई है। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर का सफर। इस सफर में कई राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए एक जीवनदायिनी का गंगा सागर में मिल जाना, ये है कुदरत का एक अद्भुत नजारा। कुदरत से मिली इस अनमोल सौगात का नाम है माँ गंगा। माँ गंगा युगों युगों से मानव जाति का उत्थान करती आई है। यही नहीं, खेत खलियानों को सींचने के साथ साथ इंसानों के पाप तक धोती है माँ गंगा। पर्वतों से निकलकर गंगा का पहला मैदानी पड़ाव होता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद सबसे बड़ा दूसरा पड़ाव धर्म नगरी हरिद्वार, जहाँ हर की पौड़ी और तमाम घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। स्थानीय खैर हरिद्वार है ये। आज पहली बार मेरे को माँ गंगा का इतना साफ स्वरूप देखने को मिल रहा है। कभी आज तक इतनी स्वच्छ निर्मल नहीं देखी। ये लॉकडाउन के चलते कहते ना, माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटती हुई आ रही है। पहले किस तरीके से आपने भी देखा होगा, गंगा मैया किस तरीके से दूषित जल चल रहा था, आज आचमन करने योग्य भी है, साफ सुथरा है। आप इसकी निर्मलता भी इससे देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। गंगा मैया के अंदर जो बीच में पत्थर वगैरह है, वो सब आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और तमाम गंगा घाट जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते आज तमाम घाट सुनसान हो गए हैं। मगर इस सूनेपन में गंगा ने खुद को संवार लिया है। अब जो बहता जल इतना साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है कि कभी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश में लगातार जो है गंगा की मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हम मार्च के महीने के डेटा से कंपेयर करें कि मार्च में गंगा की क्या गुणवत्ता थी, गंगा के पानी की, और अब लॉकडाउन के टाइम पर क्या स्थिति है, तो हमें अगर मैं पर्टिकुलरली हर की पौड़ी की बात करूं, हर की पौड़ी में एक बीओडी एक टर्म होता है जो पोल्यूशन का लेवल दिखाता है, उसकी मात्रा में 20% की कमी पाई गई। इस स्वच्छता के पीछे गंगा के घाटों पर इंसानों का ना आना, फैक्ट्रियों का बंद होना, मंदिरों, आश्रम, होटल्स का बंद होना भी बड़ा कारण बताया जा रहा है।
उधर गंगा से जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों के साथ गंगा सभा तीर्थ पुरोहित समाज भी गंगा के स्वरूप को देखकर काफी खुश है। उनका मानना है कि गंगा का इस तरह का स्वरूप आज तक पहले कभी नहीं देखा है। तो भाग्य का विषय है। जिस गंगा की कल्पना सतयुग के समय पे की गई थी, मुझे लगता है कि वो गंगा का स्वरूप, उज्जवल स्वरूप जो गंगा का वर्तमान में दिख रहा है, जितनी उसको देखने मात्र से ही खुशी हम लोगों को मिलती है, मुझे लगता है कि जो हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु हैं या जो गंगा के प्रति मोक्ष और आस्था की भावना रखते हैं, वो लोग जिस प्रकार की गंगा की कामना करके आते हैं और गंगा उस स्वरूप में उस समय नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं दुख होता है। देखिए, गंगा एक अलौकिक शक्ति है। लौकिक शक्ति उसका स्पर्श ही नहीं कर सकती। अंतर क्या है कि गंगा के जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। गंगा तो अपवित्र को भी पवित्र करती है कि अगर सैकड़ों योजन दूर भी व्यक्ति घर में बैठा हुआ अंतःकरण में गंगा का प्रादुर्भाव हो तो वही जो स्नान का फल प्राप्त होता है जीव को, वही फल प्राप्त होता है। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बहती गंगा 2500 किलोमीटर की दूरी में 29 बड़े शहर, 48 कस्बे, 23 बड़े छोटे शहर के बीच से निकलती गंगा में औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी, साथ ही गंगा घाटों किनारों पर जनता की ओर से डाला जाने वाला कचरा गंगा प्रदूषण का बड़ा कारण रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसान अपनी खुदगर्जी से बाज नहीं आता तो कुदरत खुद ही अपने स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बड़े फैसले लेती है, जो कि इस लॉकडाउन के कारण हो गया है। देहरादून से के न्यूज के लिए विशेष संवाददाता राजेश वर्मा की रिपोर्ट। नैनीताल के नए कमिश्नर अरविंदर सिंह हिरयांकी ने कार्यभार संभाल लिया। अरविंद कुमाऊं मंडल के 44वें आयुक्त बने हैं। इसके साथ ही अरविंद ने मुख्यमंत्री के सचिव का पद भी संभाल लिया है। पद ग्रहण करते ही उन्होंने अभिलेखागार का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ प्रधान साहबान की जो आशंका होगी कि हमारे वित्तीय उपास्य जो इसमें निहित है उसको लेकर कोई कठिनाई न हो, उसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है और वहाँ पे बेहतर व्यवस्था, रहने से लेकर के सुरक्षा से लेके पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनमें जो भी व्यय आएगा वो ग्राम प्रधान जी पर कोई ऐसा बर्डन ना आए और उसको राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित। गर्मी का सीजन आते ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने लगी है, जिसके चलते लगातार वन संपदा के साथ साथ वन जीवों जंतुओं भी आग की चपेट में आ रहे हैं। करीब एक सप्ताह से तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण अब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटना शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब करीब 62 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं, जिसमें करीब 2,19,000 का नुकसान और 81 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुका है। गर्मी के सीजन आते ही वन विभाग भी पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। साथ ही साथ स्थानीय लोग भी से अपील कर रहा है कि जंगलों में लगने वाली आग पर वन विभाग के कर्मचारियों का सहयोग करें। साथ ही वन विभाग की ओर से अतिरिक्त फोर्स भी आग रोकने के लिए तैनात करी गई है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने गोलापार स्थित क्वारंटाइन सेंटर का उच्च निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान इंदिरा हृदयेश अधिकारियों की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। साथ ही साथ प्रवासियों और क्वारंटाइन सेंटर में कर रहे लोगों की सुविधाओं का जायजा भी लिया है। इंदिरा हृदयेश ने फोन पर अधिकारियों से बात भी करी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों में कम फैल जाए। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है, उसी को देखते हुए इंदिरा हृदयेश ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया है और वहां का व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। फोन पर अधिकारियों से बातचीत करी है कि कहीं भी किसी तरीके की कोई लापरवाही तो नहीं हो रही, क्योंकि जब तक हम पूरी तरीके से सतर्क नहीं होंगे तब तक कोरोना वायरस से जीत नहीं सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, साथ ही साथ मास्क का उपयोग भी करना होगा। चाय भी दे रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि उनकी सुरक्षा की क्या दिक्कत है,
पूरे छोटे सेंटर के लिए इतनी पुलिस हम पर नहीं डिप्लॉय करें। हम ये काम पटवारियों को सौंपेंगे, उन्हीं को सौंप रहे हैं। और साथ में उन्होंने पैसे को कैसे वितरित करेंगे ये भी बताया। मैंने कहा जो आपने आदेश किए उसकी कॉपी भेज दीजिए, तो उसकी कॉपी आ जाएगी तो मैं पढ़ लूँगी, देंगे। और 10,000 भी देंगे तब जब ये 10,000 का खर्चा बताए। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के मामले में जवाब मांगा, जिससे बताया गया है कि ढांचागत समस्याओं को देखते हुए हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और स्टैंडर्डाइज्ड क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करी जा रही है। जो प्रवासी रेड जोन से आ रहे हैं उसमें उनको रखा जाएगा। बता दें कि ये सुनवाई हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करी है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव ने अपना पक्ष रखा है। उनमें साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए, और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे टेस्ट किट्स के बारे में और साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स के अपग्रेडेशन के बारे में। जो क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली के संबंध में खबरें आ रही थी और आपके चैनल पे भी दिखाया गया था, उस विषय को आज जनहित याचिका में रेज किया गया था, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उनके सचिवों को आदेश दिया है कि वो इन क्वारंटीन सेंटर्स को पर्सनली विजिट करके 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। और साथ ही स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड को आदेश दिया है कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें साफ सफाई और खाने की व्यवस्था को अपग्रेड किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेशित किया है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे टेस्ट किट्स के बारे में और साथ ही क्वारंटीन सेंटर्स के अपग्रेडेशन के बारे में। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 मई से उत्तराखंड के मौसम में बदलाव आ सकता है। बता दें कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो मैदानी इलाकों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया है, लेकिन आने वाली 28 तारीख से पूरे उत्तराखंड के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है, लेकिन 28 तारीख से 3 दिनों के लिए मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। तो उत्तराखंड वासियों के लिए खुशी की बात है कि मौसम बदल सकता है और जो पहाड़ी इलाकों में आग लगी है उससे भी उसको निजात मिल सकती है। 28 मई से 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, तो बारिश हो सकती है और मौसम बदल सकता है, तो इससे लोगों को राहत मिल सकती है। इसी तरह पहाड़ों में बात करेंगे तो वहाँ पर भी 28 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच ही रहने वाले पहाड़ों में, जहाँ पर जिसकी हाइट से करीब 2000 मीटर या उसके आसपास है। 28 तारीख जो तापमान है, 28 तारीख से आगे जो तापमान है वो तेज़ी से गिरेंगे, क्योंकि 28 तारीख से प्रदेश में अनेक जगहों में अच्छी बारिश होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में हल्की से मध्यम वर्षा जो है आपको 28, 29, 30 और 31 3 से 4 दिन जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में वो मिलने वाली है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पारंपरिक लिपू लेक सीमा तक की सड़क बनने के बाद अब तीर्थयात्री सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने में 1-2 दिन में ही भारत लौट सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ धारचूला से लिपू लेक को जोड़ने वाली सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर CDS जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM रणवड़े और BRO के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। पीएम मोदी का सपना हुआ पूरा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी आसान। 21 दिन का सफर 1 दिन में होगा पूरा। लिपू लेक सड़क से लोगों को राहत, पिथौरागढ़ के रास्ते मानसरोवर पहुंचेंगे लोग। सड़क से सेना की आवाजाही होगी आसान, लोगों को व्यापार करने में भी सुविधाएं। मानसरोवर की यात्रा भारतीयों के लिए आसान होगी और सेना को बॉर्डर पर पहुंचने में भी आसानी होगी। दरअसल भारत और नेपाल सीमा पर लिपू लेक और कालापानी पर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लिपू लेक तक भारत ने 80 किलोमीटर की सड़क बना डाली है। इससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पहले 21 दिन में पूरी होती थी, वो अब महज 1 दिन में ही पूरी हो जाएगी। इसको लेकर जहां स्थानीय लोगों में उत्साह और खुशी है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल में परेशानी देखी जा रही। इस सड़क से भारतीय सेना की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का शुभारंभ किया था।
जिसके बाद अब इस सड़क को पक्का करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे सीमा से लगे गांवों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इसके साथ ही सेना भी बॉर्डर पर आसानी से आ जा सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रोड से उनके व्यापार में आसानी हो जाएगी। वर्तमान में लिपुलेख दर्रे के दुर्गम मार्ग से पैदल यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को करीब 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति यात्रा खर्च होता था। सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। घटिया बगड़ से लेकर लिपुलेख तक करीब 75.54 किलोमीटर रोड का काम बीआरओ कर रहा है। लिपुलेख की तरफ 62 किलोमीटर तक रोड का काम पूरा हो चुका है। घटिया बगड़ से आगे की तरफ पहाड़ काट कर सड़क बनाने में ऊंचे पहाड़ होने की वजह से बहुत मुश्किलें आई। दूसरी ओर जिस तरह से नेपाल लिपुलेख और काला पानी पर अपने अधिकार की बात कर रहा है, वो वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि 1816 की सुगौली संधि के दौरान काली नदी को ही सीमा रेखा मान लिया गया था। इसके बाद से अब तक कोई भी संदेह इस जमीनी विवाद को लेकर नहीं था, मगर चीन की शय पर नेपाल ने अपने नक्शे में भारतीय क्षेत्र में आने वाली तमाम जगह पर अपना कब्जा और अपनी जमीन होने की बात करनी शुरू कर दी है। इससे दोनों देशों के संबंध में कुछ तल्खी देखी जा सकती है। हालांकि नेपाल ने इस रोड को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये रोड हमारे क्षेत्र में बनी है, जिसका विरोध बिल्कुल भी गलत है। बहरहाल मानसरोवर यात्रा करने वालों की अब टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि चीन के रास्ते को छोड़ खुद के रास्ते जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। अब यात्रा सुगम और सुखद है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर में आज 7 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिससे जिले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ट्रेन से आए उत्तराखंड के प्रवासियों में उधम सिंह नगर के 7 प्रवासियों की जांच पॉजिटिव आई है। 7 कोरोना मरीजों को पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया है। अब उनकी रिपोर्ट आने के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। ये सब महाराष्ट्र से ट्रेन द्वारा लाल कुआं आए थे, जिसके बाद सभी जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे थे, जिसमें से 3 सितारगंज, 1 खटीमा, 2 पिथौरागढ़ और 1 चंपावत का रहने वाला बताया जा रहा है, जिनके जांच के लिए मंगलवार को सैंपल भेजे गए थे और उसके बाद जांच उनकी पॉजिटिव आई है। अब इन 7 कोरोना पॉजिटिवों को हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। प्रवासियों की लगातार राज्य सरकार की ओर से घर वापसी हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग जारी हो गई है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रवासियों को सही तरीके से क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि मैदानी इलाकों में क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए, ताकि संस्थागत पूरा करने के बाद ही लोगों को उनके गांव के लिए भेजा जाए।
घर में फोन करके बताया तो सिपाही को निलंबित कर देगा। नहीं, देखिए, जो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था देखने को मिली है, कहीं पर भी समुचित व्यवस्था नहीं है। पानी का अभाव है, खाने का अभाव है, शौचालय का अभाव है, और जो चीज़ें खुल कर के सामने आ रही है, महाराणा स्कूल्स कॉलेज देहरादून के अंदर जो है 900 चादरें गायब हो गई। इसी तरीके से जो है उधम सिंह नगर में एक महिला के साथ एक सिपाही द्वारा जो है अभद्रता की जाती है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नेपाल से 82 भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। ये सभी लोग लॉकडाउन और इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के चलते नेपाल में फंसे हुए थे। बता दें कि 25 मई को 2000 से ज्यादा नेपाली नागरिकों की बनसबा बॉर्डर से वापसी हुई थी, जिसके बाद आज नेपाल सरकार ने भारतीयों को उनके वतन भेज दिया है। बनबसा एसओ के मुताबिक नेपाल से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन करने को लेकर दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कल भारत और नेपाल का जो बनबसा मार्ग है खोला गया था, जिसमें हमारे बनबसा थाना क्षेत्र में फंसे हुए नेपाली लोगों को पार भेजा गया और वहां से आज जो है 82 भारतीय हमारी सीमा में आए हैं, जिनकी बॉर्डर पर स्कैनिंग की जा रही है और उसके उपरांत जो भी दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हुए उसके अकॉर्डिंगली उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों को चेतावनी दे दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए। WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं वहां अचानक से बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ देखते ना रहें। सरकारों को चाहिए कि वे महामारी को रोकने के लिए उपाय के साथ साथ महामारी वेव्स की यानी लहरों के रूप में आती हैं। इसका मतलब है कि ये इसी साल उन क्षेत्रों में दोबारा से आ सकती हैं जहां मामले थम गए हैं। अगर वर्तमान में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को रोक भी लिया गया, अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज हो सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की आ सकती है दूसरी लहर। दूसरी लहर मचा सकती है भारी तबाही। दुनिया भर को WHO ने दी चेतावनी। दुनिया उम्मीद कर रही है कि कोरोना अपनी मौत मरेगा, यानी उसका अंत जल्दी होगा। जीत की उम्मीद लगाकर ही दुनिया भर में लॉकडाउन या तो खुल रहा है या उसमें ढील दी जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया की उम्मीदों को झटका दिया है WHO ने। WHO ने कहा है कि अभी कोरोना गया नहीं, बल्कि अभी तो कोरोना का बड़ा कहर आना बाकी है। जिन देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण घट रहा है, वहां यदि प्रकोप को रोकने के उपायों पर जल्द ही काबू नहीं पा लेते हैं, तो कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की तत्काल दूसरी लहर आ सकती है। WHO के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा है कि दुनिया अभी भी कोरोना वायरस के प्रकोप की पहली लहर के बीच में है। ये देखते हुए कई देशों के मामले घट रहे हैं। इसके बावजूद मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महामारी अक्सर लहरों में आती है, जिसका अर्थ है कि प्रकोप इस साल के अंत में उन स्थानों पर आ सकते हैं जहां पहली लहर थम गई थी। एक मौका ये भी था कि यदि पहली लहर को रोकने के उपायों को भी जल्द ही हटा लिया गया, तो संक्रमण की दर फिर तेजी से बढ़ सकती है। अनुमान है कि दूसरी लहर की तैयारी के लिए कई महीनों का समय होगा। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि वैक्सीन के बिना संक्रमण फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों में भी ढील दी जा रही है। रियान ने कहा कि जिन देशों में मामले घट रहे हैं, उन्हें इस समय का उपयोग करके प्रभावी वैक्सीन बनाने पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी महामारी की दूसरी लहर शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा WHO ने कोरोना के रोगियों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का क्लिनिकल ट्रायल अस्थायी रूप से रोक दिया है। मलेरिया रोधी दवा के सुरक्षा आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। लैंसेट मेडिकल जर्नल में पिछले सप्ताह प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में दिखाया गया था, जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी जा रही है, उनकी मौत होने के चांस उन लोगों से ज्यादा हैं जो ये दवा नहीं ले रहे। इसके अलावा इस दवा से हृदय की भी समस्याएं सामने आई हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।